78 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कल सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है। 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी सस्पेंड हो चुके थे पिछले दिनों के अंदर और 78 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया। तो यानी कि आज के समय 92 एमपी सस्पेंडेड हैं। सोच सकते हो 92 एमपीज, और ये सारे ऑपोजिशन के हैं। अब जब ये चीज़ होती है आप लोग सोचोगे पहली बात तो ऐसा किया क्यों गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे ना, वो डिमांड कर रहे थे कि जो अमित शाह जी हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर जी हैं, वो स्टेटमेंट दें कि आखिर जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ वो कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट उन्हें मिली ही नहीं। बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी हंगामा क्रिएट करने लग गए। तो इस वजह से हंगामा क्रिएट करने की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया, ये 92 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। अब बात तो ठीक है कि अगर हंगामा करेंगे पार्लियामेंट के अंदर तो वो बात नहीं होनी चाहिए, तो सस्पेंड होने ही चाहिए। बट दिक्कत पता क्या आ गई? दिक्कत ये आ गई क्योंकि अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपोजिशन के हैं उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है जो कि पार्लियामेंट में है, क्योंकि ज़्यादातर तो सस्पेंडेड ही हो चुके हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है वो बिल लेकर आ रही है पार्लियामेंट के अंदर, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं और 2 मिनट में बिल पास, बात ख़त्म। तो देखो पार्लियामेंट जो होता है ना, डिबेट एंड डिस्कशन का ही तो एक केंद्र है, और क्या है। तो अगर वही चीज़ नहीं हो रही, बिल आ रहे हैं बिना कोई डिबेट एंड डिस्कशन के पास हो जा रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो डेमोक्रेसी या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है ना, वो कैसे बन रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा। बट कहीं ना कहीं रकस क्रिएट करना पार्लियामेंट के अंदर वो बात भी गलत है, पर बिना डिबेट एंड डिस्कशन के बिल पास हो जाना ये बात भी उतनी ही गलत है। तो दोस्तों डेट है आज की 19 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि लीड्स 2023 रिपोर्ट। पहली बात तो ये समझो कि आखिर ये रिपोर्ट रिलीज़ किसने करी है, तो दैट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है। ये इसका 5वां एडिशन था इस रिपोर्ट का। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आपके लॉजिस्टिक्स के ऊपर। आप नोटिस करो कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है कहीं ना कहीं उतना ही हार्मफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर मान लो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई उससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे ना वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि आप समझो अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होती है तो ओवरऑल जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, हमारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। तो इस वजह से कौन सी स्टेट कैसा काम कर रही है वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। और इंडिया ने पिछले सालों के अंदर बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीएम गति शक्ति। इसके माध्यम से हमने देश भर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया है। लॉजिस्टिक डेटा बैंक हो गया, यूलिप हम लेकर आए थे, ठीक है ना, एक्चुअली लॉजिस्टिक पॉलिसी आई थी पिछले साल ही, जीएसटी। ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम लॉजिस्टिक सेक्टर को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन अगर आप बात करें तो 23 स्टेट्स या यूटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने खुद की स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसी बना ली है इन लाइन विद द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, और साथ साथ 16 स्टेट्स या यूटीज़ ने इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है लॉजिस्टिक्स को। अब थोड़ा समझते हैं कि लीड्स 2023 क्या है। देखो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ना, ये है उसके पैरामीटर्स। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, ये लीड्स के कुछ ऑब्जेक्टिव डेटा होता है, कुछ होते हैं परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कैसा दिख रहा है, कैसे चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब डेटा के बेसिस के ऊपर यहाँ पे डेटा को एनालाइज किया जाता है। तो दरअसल में ना जो लीड्स इंडेक्स बनाया गया है ये आपका ना एक वर्ल्ड बैंक की आपकी एक रिपोर्ट आती है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI, उसके हिसाब से बनाया गया है। हालांकि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक बनाता है वो परसेप्शन के बेसिस के ऊपर बनाता है, पर लीड्स के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, परसेप्शन भी और आपकी ऑब्जेक्टिविटी भी। और आप देख पाओगे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोस्टल स्टेट्स के अंदर, तो सबसे बढ़िया किसने किया, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनको अचीवर्स की कैटेगरी में डाला गया है। लैंडलॉक स्टेट्स के अंदर हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, यूपी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ये हो गया और यूटीज़ के अंदर ये हो गया। फिर उसके बाद अगली कैटेगरीज थी जो फास्ट मूवर की, जो अच्छा कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं अचीवर से थोड़ा पीछे हैं। एक है एस्पायरर्स, जो भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं बट अचीवर्स और फास्ट मूवर्स के पिछले स्थान पर ऊपर हैं। तो इस तरह से देख पाओगे, अचीवर्स टॉप मोस्ट हो गया, फास्ट मूवर सेकंड नंबर पे, एस्पायरर्स जो थोड़ा अभी पीछे हैं बट आगे बढ़ने की धीरे धीरे वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बाकी लीड रिपोर्ट मैंने बता ही दिया, 2018 से हर साल आ रही है, इस बार इसका 5वां एडिशन था। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर जैसे किस तरह की सपोर्ट है, पॉलिसी है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसा स्टॉक है, ये सब चीज़ें। परसेप्शन के अंदर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सर्विसेज कैसी हैं एंड वहाँ पर रेगुलेटरी और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कैसा वर्क कर रहा है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं अपने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2024 के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों इस कोर्स के अंदर क्या होगा, आपकी डेली 3 घंटे की GS क्लासेस होंगी, जिनकी मदद से आप अपना पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे।
साथ ही साथ आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लासेस और उसके मटेरियल मिलेंगे। साथ ही साथ सीसेट का आपका ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा ताकि सीसेट की भी कोई दिक्कत ना रहे। एंड इसके अलावा आपके टोटल 16 सेक्शनल एंड 16 फुल लेंथ टेस्ट आपको जीएस और सीसेट का मिल जाएंगे। तो एक तरह से ना आप देख पाओगे कि अपने प्रीलिम्स के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना वो सारी मीट इसके अंदर हो जाती हैं प्रॉपर रिवीजन प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ। तो ये वाला कोर्स आपका ऑनलाइन भी अवेलेबल है एंड साथ ही साथ आपके जो पटेल नगर में ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। तो डेफिनेटली नीचे कमेंट्स के अंदर मैंने इसका लिंक डाला हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए एंड डेफिनेटली इस कोर्स के अंदर आप एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज चाइना वार्न्ड ऑफ पोटेंशियल मिडल टेक्नोलॉजी ट्रैप। देखो कई बार ना आप लोग मिडल इनकम ट्रैप के बारे में समझते होंगे। मिडल इनकम जब हम बात करते हैं ना, जैसे इंडिया के लिए कई बार बोला जाता है कि इंडिया की इनकम जो पर कैपिटा इनकम अभी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर हो सकता है एक टाइम के बाद ना उसकी इनकम उतनी तेजी से ना बढ़े। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं मिडिल इनकम ट्रैप कि आप थोड़ी सी इनकम तो आपकी बढ़ गई है पर उसके बाद आप उसके आगे बढ़ाने के अंदर दिक्कत आ रही है। तो दरअसल में मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप भी ना उसी तरह से लिंक्ड है। क्या इसका मतलब है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे चाइना की बात करो। अब चाइना डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि चाइना के अंदर ना लो कॉस्ट एडवांटेज था कि मान लो यूएस में कोई चीज बननी थी पर उसने बोला कि नहीं यार इसको चाइना से आउटसोर्स करवा लेते हैं क्योंकि वहां पे लो कॉस्ट है। ठीक है ना, पर ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो उसको मिला, पर लॉन्ग टर्म के अंदर ना उसकी हो सकता है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ जाए, यानी कि इकोनॉमिकली वो उतना डेवलप ना कर पाए। क्यों? क्योंकि देखो जो कोर टेक्नोलॉजी थी वो किसके पास थी? वो तो यूएसए के पास ही थी। बस उसने कुछ चीजें यहाँ पे आउटसोर्स कर दी। तो दरअसल में ना लंबे समय के अंदर डेवलप्ड नेशन ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा क्योंकि कोर टेक्नोलॉजी उसके पास है। ये जो कुछ कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन्होंने कुछ समय तक बेनिफिट पा लिया बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट एडवांटेज, पर वो हमेशा तक यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ऐसा यहाँ पर ना चाइना के एक स्टेट टॉप मोस्ट ऑफिशियल ने यहाँ पे इस तरह से बात करी है इस मिडल टेक्नोलॉजी ट्रैप के बारे में। तो कुछ लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन यही होती है कि क्योंकि उनके पास खुद की ओरिजिनल टेक्नोलॉजी एडवांसेस नहीं होती हैं, वो टेक्नोलॉजी या तो इम्पोर्ट करवा रहे होते हैं या फिर उसको कॉपी कर रहे होते हैं, उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं अगर चाइना को वैल्यू चेन में ऊपर मूव करने से जो रोकेंगी। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन यही है कि नई इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोलो, साइंटिफिक इनोवेशन करो, ह्यूमन रिसोर्सेज अगर आपके अच्छे होंगे आप खुद की टेक्नोलॉजी यहाँ पे बना पाओगे। तो ये जो टर्म आया ना मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप, ये बहुत ही अभी न्यूज़ में काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सेकेंड एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम। समझते हैं इस बात को। देखो अभी क्या हुआ है, अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ना सेकेंड एडिशन इसका यहाँ पर इसका इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? नमो घाट वाराणसी के अंदर। अब जब हम बात करते हैं ना काशी और तमिल की, तो काशी तो आप जानते हो सर, वाराणसी, वाराणसी मतलब नॉर्थ इंडिया, तमिल, तमिल हम जानते हैं सर साउथ इंडिया। तो यहाँ पर ना ये दोनों जो आपको एरियाज देखने को मिलेंगे वाराणसी और तमिलनाडु, देखने में तो बहुत दूर है सर, एक नॉर्थ इंडिया में है एक साउथ इंडिया में है डेफिनेटली, पर कहीं ना इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं सर। वो किस तरह से? देखो अगर आप एंशियंट टाइम्स के अंदर जाओ तो यहाँ पर इन दोनों एरियाज़ के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस वगैरह बोली जाती थी। ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम ना अपने अपने एरियाज़ के अंदर ये आपस में कनेक्टेड थे। मैं समझाता हूँ। जैसे वाराणसी की बात करो तो वाराणसी ना आसपास के एरियाज़, जैसा आपका आपका अयोध्या हो गया, आपका प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, इनके साथ आपस में कनेक्टेड था। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ तमिलनाडु के एरियाज़ की, तो वहाँ पर भी आपका जैसे कांचीपुरम हो गया, आपका पुडुचेरी, मदुरई, रामेश्वरम, आपका कन्याकुमारी, ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज सेंटर उस समय हमें देखने को मिलते थे। और सिर्फ नॉलेज सेंटर ही नहीं, यहाँ पर माइनिंग, वेपनरी, पॉटरी, शिप बिल्डिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो अपने आप में ना वाराणसी भी, काशी कह लो, और जो आपका तमिलनाडु है या फिर जो उसके आसपास का एरिया है, वो सारे अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थे। इवन इन दोनों एरियाज़ के बीच में बहुत अच्छे खासे लिंकेजेस भी थे। तो वही लिंकेजेस जो सिविलाइजेशनल टाइम से हमें चले आ रहे हैं, उन्हीं लिंकेजेस को हम अच्छे से एस्टेब्लिश करें, उन्हीं को हम सेलिब्रेट करें, ये यहाँ पे बात करी जाती है इस पर्टिकुलर काशी तमिल संगमम के अंदर। ठीक है ना, तो सरकार का प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम प्रोग्राम, उसी का ही एक हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि इस तरह से जो कनेक्शन है ना नॉर्थ और साउथ इंडिया का वो बना रहे, उसको हम सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही यहाँ पर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। दरअसल में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी जो हम बात करते हैं, उसके अंतर्गत भी ये बात करी गई थी। और साथ साथ और बहुत सारी मिनिस्ट्री है, नो डाउट अबाउट इट, बट नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? नोडल मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी आईआईटी मद्रास और यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो लिटरेचर, एंशियंट टेक्स्ट, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, योगा, आयुर्वेदा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। एनईपी के अंदर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जैसे बताया गया था कि हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को मॉडर्न सिस्टम के साथ लिंक करना है, तो वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। पिछले साल भी ये चीज़ हुई थी, फर्स्ट फेज इसका, वो भी नवंबर दिसंबर में हुआ था। तो इस बार इसका दूसरा फेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो इसके पीछे ना बहुत सारी स्टोरीज हैं कि किस तरह से कनेक्टेड थी, मल्टीपल जगह मल्टीपल स्टोरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। एक दो स्टोरीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो आपके पांडियन किंग है, उनका बताया जाता है कि वो चाहते थे कि एक बहुत बड़ा टेम्पल बनाए जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हो। ठीक है, अब पांड्या किंग है तो ये तो मदुरई के थे, तो यहाँ पर ना ये काशी गए थे वहाँ से लिंगम लाने। फिर थोड़ी स्टोरी आगे आगे चलती है, पर एक काऊ ने इनको रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं लिंगम नहीं होगा। तो वहीं पर इन्होंने यहाँ पे ना एक जो इन्होंने को लगा कि तो भगवान की मर्ज़ी है, तो उसी जगह को आज के समय के ऊपर शिव काशी के नाम से जाना जाता है। और भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी की तरह से जो लोग आज के समय के ऊपर तमिलनाडु से काशी नहीं जा पाते, तो वो तमिलनाडु के अंदर ही काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर उसको विजिट करते हैं। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि आज के समय अगर आप ना काशी में जाओगे तो काशी में भी ना तमिलियंस की अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप तमिलनाडु जाओगे तो वहाँ पर भी आपके जो बनारस के लोग हैं वो आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस वजह से कनेक्शन बहुत सारे हैं। और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आपको बताई जाती हैं कि आपके उस टाइम के जो ट्रेडर्स थे, जो सिल्क साड़ीज़ और आपके टेक्सटाइल्स में डील करते थे बनारस और कांचीपुरम के, तो उनके बीच में भी आपकी बहुत है ना, बनारसी साड़ियाँ, कांचीपुरम सिल्क जो हो गया, साड़ीज़ हो गया, बहुत पॉपुलर है ये चीज़ें। तो इस वजह से इनके बीच में उस वजह से भी कनेक्शंस थे। साथ ही साथ यहाँ पर संत कुमार गुरुपुरा, इन्होंने यहाँ पर काशी प्रिंसली स्टेट के साथ नेगोशिएट किया था। तो इस वजह से भी कनेक्शंस अलग अलग कारणों की वजह से काशी और तमिल के बीच में सालों से ही बने हुए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओवर 60 ड्राउन इन अ माइग्रेंट वेसल ऑफ लीबिया, ऐसा यहाँ पे यूएन के द्वारा बताया गया है। देखो हुआ क्या है ना, एक बोट थी, वो 60 माइग्रेंट्स को कैरी कर रही थी, कहाँ से लीबिया से यूरोप की तरफ। तो यहाँ पर ना दरअसल वो पलट गई है। ये कैप्साइज का मतलब यही होता है कि वो पलट गई है, एंड इस वजह से कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख पाओगे कि 16 लोगों की यहाँ पे डेथ हमें देखने को मिल गई है यहाँ पे। तो लीबिया के बारे में अगर हम थोड़े जानने की कोशिश करें ना, तो लीबिया क्या है, मोस्टली एक डेजर्ट नेशन है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख पाओगे लीबिया की। तो यहाँ से बीच में ना इसके मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके थ्रू ये मूव करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से यूरोप के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना, कि माइग्रेट कर पाए। तो ये आपको थोड़ा लोकेशन पर्सपेक्टिव से आपको आइडिया हो जाएगी कि हाँ, लीबिया है, नदर्न साइड में आपको मेडिटेरियन सी है। आपको अगर मैं बात करूं, आपको ईस्ट साइड के अंदर इजिप्ट देखने को मिल जाएगा, साथ ही सदर्न साइड के अंदर नाइजर और चैड हो गया, एंड आपका वेस्टर्न साइड की तरफ आपका ट्यूनीशिया और अल्जीरिया, ये दो देश आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज है जैसे त्रिपोली हो गया, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बेसिकली वो कोस्टल सिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं। डेफिनेटली नॉर्थ अफ्रीका के में सिचुएटेड है, एंड यहाँ पर आपका जो सहारा डेजर्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इसकी लोकेशन के रिगार्डिंग। बाकी आप लैंग्वेज देख सकते हो इसके, अरेबिक, और कैपिटल इसको त्रिपोली आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 2200 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इस माइग्रेशन रूट जो मैं आपको बता रहा था, ये जो माइग्रेशन रूट है मेडिटेरियन सी के क्रॉस मूव करने वाला, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हर साल मृत्यु हमें देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से दुनिया का बहुत ही डेंजरस रूट यहाँ पे इसको माना गया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर आईओएम जो बात ये कह रहा है वो है क्या। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की, तो ये लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइग्रेशन जैसे मुद्दों के ऊपर डील करती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1951 के अंदर। टोटल 175 देश आपको देखने को मिल जाएंगे, 8 ऑब्जर्वर स्टेटस है, एंड ऑफिस इसके 171 कंट्रीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। काम इसका यही है कि माइग्रेशन प्रॉब्लम्स के ना कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढे जाएं, एंड माइग्रेशन का प्रॉपर ढंग से हो, जो होता है ना एक फोर्स माइग्रेशन या फिर इस तरह की चीजें, वो सब ना हो, एंड प्रॉपर इनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिले, ये इसका काम है। तो काम क्या है इसका, इसका माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर, माइग्रेशन को फैसिलिटेट करने के अंदर, उसको रेगुलेट करने के अंदर, एंड फोर्स माइग्रेशन को हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, ये काम इसके द्वारा यहाँ पे देखे जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, साइबेरियन टाइगर इन इंडिया आफ्टर 12 साल। समझते हैं। देखो यहाँ पर ना आप जानते होंगे एक देश है, कौन सा देश सर, साइप्रस, ठीक है। ये आप देख पाओगे, इसका थोड़ा मैं अगर आप और बताऊं, ये मेडिटेरियन सी था ना, अभी देख के ना लीबिया पीछे, तो यहाँ पर आपको ये देखो, ये है आपका साइप्रस, यहाँ पे दिस इज अ साइप्रस कंट्री, ठीक है। तो इंडिया और साइप्रस के बीच में एक बातचीत चल रही थी। उस बातचीत के माध्यम से हुआ क्या है कि वहां से 2 साइबेरियन टाइगर्स, यानी कि आपके साइप्रस से 2 साइबेरियन टाइगर्स इंडिया आए हैं,
और इंडिया ने बदले में क्या दिया है, 2 रेड पांडास उनको यहाँ पे दे दिए हैं। समझ आया? तो जो साइबेरियन टाइगर्स आए हैं कहाँ से आए हैं? साइप्रस से। कहाँ आए हैं सर? आपका जो दार्जिलिंग का पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, और हमारे रेड पांडास हमने वहां पे साइप्रस में भेज दिए हैं। तो पहले थोड़ा ना साइबेरियन टाइगर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनका नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस एल्टाइका। इनको अमूर टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है। आईयूसीएन के अंदर इनका स्टेटस है एंडेंजर्ड। एंड ये जो आपका कोल्ड क्लाइमेट रीजन होता है ना, वहां पर आपको देखने को मिलती है, जैसे फार ईस्ट रशिया हो गया, नॉर्थ वेस्ट चाइना हो गया, वहां पर बहुत ही पॉपुलरली आपको साइबेरियन टाइगर्स देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से जो हमने रेड पांडास दिए हैं उनका भी देख लेते हैं। रेड पांडास का आईयूसीएन स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाता है। ये सिक्किम का स्टेट एनिमल है, और यहाँ पर आपको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग और आपको वेस्ट बंगाल के एरियाज के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ज्यादातर जो इसका एरिया है ना, वो आपका ईस्टर्न हिमालयस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। तो ये तो कुछ पॉइंटर्स थे आपको रेड पांडा और साइबेरियन टाइगर्स के बारे में पता होने चाहिए। थोड़ा सा जो जूलॉजिकल पार्क है ना, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इसके बारे में थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं। दरअसल में इसको 1958 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। देखो इसका ना पहले नाम क्या था? हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पर दरअसल में आपके वेस्ट बंगाल की गवर्नर जी थी पद्मजा नायडू, उनके नाम के ऊपर इस नेशनल पार्क को दिया गया, हमारी जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो इसका आप देख पाओगे, ये देश का सबसे लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड जू है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के अंदर ये सिचुएटेड है। बहुत सारे आपके रेड पांडास का कंजर्वेशन हो गया, स्नो लेपर्ड्स, ब्लू शिप, उसके अंदर काफी सक्सेसफुल ये रहा है। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि जो हमारी सेंट्रल जू अथॉरिटी है ना, उसने इस पर्टिकुलर पार्क को सारे जूस की कैटेगरी के अंदर टॉप मोस्ट रखा गया था। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट ये जू हमारे लिए बन जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम ना इस अथॉरिटी की बात करें, सेंट्रल जू अथॉरिटी की, तो आप देख पाओगे कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बेसिकली एक्ट से बनी है। कौन से एक्ट से? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की मदद से बनी है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1992 के अंदर, और इसके करते हैं इसको इसको हेड किया जाता है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री जी इसको हेड नहीं करते। कौन करते हैं इसको? एनवायरमेंट मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। साइप्रस के बारे में आप देख सकते हो, ये मेडिटेरियन सी के अक्रॉस सिटेड है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था। आपका ये साइप्रस जो है ना, आपके नदर्न हेमिस्फीयर में भी और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारी कंट्रीज आप इसके अकॉर्डिंग देख पाओगे, पर ये बीचों बीच यहाँ पे सिचुएटेड है मेडिटेरियन सी के। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। अपने आप में लोकेशन बहुत ही अच्छी है। ठीक है, मेडिटेरियन सी का तो हमने बॉर्डरिंग कंट्री डिस्कस भी करी है, पर यहाँ पर आप देख पाओगे, देखने में बहुत ही खूबसूरत आपको कंट्री देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था ना, आई होप आप समझ गए होंगे। लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड जू इन इंडिया है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है? बिल्कुल गलत। ये आपको दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो तीसरी बात है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे ठीक देखने मिलती है, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसकी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप कमेंट्स में आंसर बताओगे। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका मैं आंसर बताता हूँ। अनीश दयाल सिंह कमेटी हमने डिस्कस किया था, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि पार्लियामेंट के अंदर जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए उसके रिगार्डिंग ये रिकमेंडेशन देगा। इंदिरा गांधी पीस प्राइज के अंदर कैश अवार्ड नहीं होता? नहीं, अरे भैया होता है। ये सेकंड आपकी गलत हो जाएगी। तीसरा कह रहा है पीएम जनमन जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ये बात अपने आप में करेक्ट हो जाएगी। साथ ही साथ आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? पहला रहेगा जगन्नाथ टेम्पल पुरी के बारे में। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सर कब डिस्कस किया था? जब जगन्नाथ जो यात्रा चल रही थी, जो पूरी चल रही थी ना, उस टाइम इसको डिस्कस किया था। पर एक बार कोशिश कीजिएगा इसको अटेम्प्ट करने की, फिर कमेंट्स में आप आंसर कीजिएगा, तो कल अकॉर्डिंगली मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। दूसरा कोल के रिगार्डिंग है, इसको भी आप ट्राई कीजिए, फिर कल अकॉर्डिंगली हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। एक और होमवर्क था आपका टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स के बारे में। थोड़ा सा ना मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। दरअसल में ना इंडिया को चूज किया गया है कि वो सेंट ल्यूसिया को हेल्प करे एज अ पार्टनर कंट्री इन स्ट्रेंथनिंग इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिस प्रोग्राम। पहले तो इस प्रोग्राम को समझते हैं। प्रोग्राम क्या है? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। दरअसल में ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है बाय ओईसीडी एंड यूएनडीपी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 2016। यहाँ पर क्या होता है? कंट्रीज पार्टनर करती हैं, जैसे अभी इंडिया ने किया ना सेंट लूसिया के साथ। क्या कर रहे हैं हम? अपने टेक्निकल स्किल्स हो गया, नो हाउ, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑडिट कैसे करना है, ये सब चीजें हम सेंट लूसिया को सिखाएंगे, उसको समझाएंगे, तो सेंट लूसिया अपने आप में अच्छा काम कर पाएगी। तो ये जो पीरियड चलेगा, ये 12 से 18 महीने तक हम ये चीज करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। उसी तरह से इंडिया के अलावा आपका बारबाडोस हो गया, ईस्टर्न कैरेबियन हो गया, ये सारे मिलकर यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे इनके साथ। साथ में अगर आप नोटिस करो, इंडिया ऐसा पहली बार नहीं कर रहा। इंडिया ने भूटान, सेशल्स, इनके साथ भी ये चीज करी हुई है। ये 7th टाइम है जब इंडिया इस तरह से सपोर्ट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग टैक्स एक्सपर्ट्स। इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है।
तो इंडिया का रोल क्या रहेगा? इंडिया प्रॉपर नॉलेज, स्किल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेगा उस कंट्री के साथ एंड कहीं ना कहीं प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा अंडर द कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं विद रिगार्ड्स टू सेंट लूसिया, आपको पता होनी चाहिए। इसकी भी लोकेशन देख लो, देखो ये देखो, ये है इसकी लोकेशन, ये देख पा रहे हो यहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, आप देख पाओगे वेस्ट इंडीज की आइलैंड कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी इन द ईस्टर्न कैरिबियन। अभी थोड़ी देर पहले हम कौन सी पढ़ के आए सर? साइप्रस। साइप्रस देखने में बहुत ही सुंदर कंट्री थी, तो देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पहले साइप्रस आपने दिखा दिया इतनी बढ़िया बढ़िया फोटोज, अब आपने सेंट लूसिया की फोटोज दिखा दी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी कंट्री जाएं घूमने। देखो आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, अभी तो आप घूमने नहीं जा सकते, तो कैसे घूमोगे? अभी फिलहाल के लिए आप अपने सपनों में घूमो, ठीक है? तो जहां मर्जी चले जाओ अगर सपनों में ही घूमना है तो, ठीक है ना? चाहे साइप्रस चले जाओ, चाहे सेंट लूसिया चले जाओ। एनीवेज, तो ये जो क्वेश्चन था आई होप आप इसको आंसर कर पाओगे, मैंने इसकी एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिख दी है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनलीएस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।